नमस्कार जमींदार साहब। कौन हो तुम? मैं आपके मुंशी जी का बेटा हूँ सोनू। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है कारोबार का लेखा जोखा देखने के लिए। हिसाब किताब सब ठीक से कर लेते हो ना? हाँ, पिताजी से सब कुछ सीख रखा है। अरे वाह, फिर आओ मेरे साथ। जी। ये रहा तुम्हारा कमरा। पहले यहाँ तुम्हारे बाबूजी बैठकर काम करते थे, अब तुम बैठकर काम करना, ठीक है? ठीक है जमींदार साहब। अच्छा देखो, मंडी का रसीद या बिल नहीं मिले तो मालकिन से पूछ लेना। ठीक है ठीक है ठीक है? हाँ बैठो, काम करो। ठीक अच्छे से। है ठीक है जमींदार साहब जी। ये तो सब 2 महीने पहले पुराने वाले बही खाते हैं। इस महीने के कहां पर हैं? ये बही खातों के बीच में कौन सी किताब है? उठा पटक। जमींदार के घर पे आया नया लेखपाल सोनू। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस जमींदार के घर पे वो उसकी कमाई का लेखा जोखा संभालने आया है, वहाँ उसका सामना जमींदार की एक ऐसी नायाब कमाई से होने वाला था जो किसी व्यापार में लेन देन से नहीं बल्कि किस्मत से हासिल होती है। और जमींदार की उस नायाब कमाई का नाम था मोहिनी, जिसकी उम्र सिर्फ 24 वर्ष की थी, लेकिन उसके सुडोल और काम रस से भरे हुस्न के दीवाने हर उम्र के व्यक्ति थे। जमींदार के घर में मोहिनी? तुम मुंशी जी के बेटे हो ना? जी। ये मैं तुम्हारे लिए चाय लाई थी। और आप कौन? मैं। अरे मोहिनी, जी आई। मेरा बैग कहाँ है? लाके दो। ये मुझे क्या होने लगा है? सोनू, काम पे ध्यान दे। आज तेरा पहला दिन है। और सुनो, जी साहब। सब समझ में आ रहा है ना? हाँ। है? ये एक बिल है, इसको भी दर्ज कर लेना रजिस्टर में, ठीक है? और सुनो, मैं शहर जा रहा हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मालकिन से पूछ लेना। जी ठीक है? जी साहब। हाँ, ठीक से काम करो। जी। जमींदार की अनुपस्थिति में सोनू के पास अब मोहिनी के यौवन से भरे हुस्न का दीदार करने का फिर से एक सुनहरा मौका था। अब वो किसी न किसी बहाने से मोहिनी के साथ अपनी वार्तालाप को बढ़ाना चाहता था।
के वक्षों का आकार शायद इतना बढ़ चुका था कि उनके लिए अब पुराना ब्लाउज भी छोटा पड़ने लगा था। और वहीं दूसरी तरफ मोहिनी की संगमरमर की तरह मुलायम और चिकनी पीठ को देखकर अब सोनू की काम ऊर्जा का स्तर और भी ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। तुम यहाँ? मोहिनी के करीब जाते ही सोनू का अंतर्मन ब्लाउज का हुक लगाने की जगह मोहिनी की संगमरमर जैसी मुलायम पीठ को चूमने के लिए कहने लगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो आपका ब्लाउज मैं पहना दूं? तुम कैसे? ठीक है, पहना दो। ये क्या कर रहे हो तुम? बस ब्लाउज पहनाने की जगह उतार रहा हूं। नहीं नहीं, सोनू अरे रुको रुको, बैठे रहो। ये पूरे एक हफ्ते के कागजात अंदर काफी टाइम से पड़े हुए थे, सोचे ले आऊं। आप यहाँ? हाँ, वो जमींदार साहब बोल के गए थे ये सब तुम्हें दे दूं। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक है? जी मैं बीए से स्नातक हूँ। शादीशुदा हो? नहीं नहीं, शादी कहाँ। सोच रहा हूँ कि नौकरी में पहले सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद शादी का सोचूंगा। अच्छी बात है, काफी समझदार लगते हो तुम। वैसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ बिल्कुल। आपको देखकर लगता नहीं है कि आप जमींदार साहब की पत्नी हो सकती हैं? वो तो किसी को नहीं लगता है। अब कहाँ वो 50 के और मैं 24 की। लेकिन अब मेरे घर वालों को जहाँ अच्छा लगा वहीं शादी करवा दी है। तो आप इस शादी से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, घर वालों की खुशी में ही मेरी खुशी है। बाकी मैं दुनियादारी के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सुनो, मैं जाके अंदर अपना काम निपटाती हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो बेझिझक मांग लेना, ठीक है? हाँ। मोहिनी की बातों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत ही खुले विचारों वाली लड़की है। और अब तो उसने सोनू को बेझिझक कुछ भी मांगने का खुला निमंत्रण भी दे डाला था, जिसको लेकर सोनू को अब अपनी जिंदगी के बही खाते में भी बेहतरीन लाभ मिलने का पूरा अवसर दिखाई दे रहा था। मोहिनी जी। हाँ कुछ चाहिए था तुम्हें? हाँ, मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। अब रुको, मैं लेके आती हूँ। हाँ।
असल में प्यास तो सोनू को पानी की नहीं बल्कि मोहिनी के रसीले होठों की थी। मोहिनी जी, आपकी ये अब ये, हे भगवान, इसको भी अभी गिरना था। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे इन होठों का रसीला रस पीना चाहता हूं मैं। हाँ पिताजी। जमींदार साहब, हाँ अच्छे हैं, आपको याद कर रहे थे। हाँ, उनको मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है। सुनो। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो पिताजी का फोन था तो बात कर रहा था उनसे। अब तुम्हारे लिए मैंने खाना लाया है। तुम्हारा सारा काम निपट गया? हाँ। ठीक है, तो फिर खाना खा के तुम घर चले जाना। वैसे भी तुम्हारा घर जाने का टाइम हो गया है। ठीक है। मुझे भी कुछ काम है। हाँ। मोहिनी सोनू के सामने दिन भर तो ऐसे पेश आ रही थी जैसे उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो, लेकिन जैसे ही रात होती तब वो जमींदार साहब के सामने अपनी उस इच्छा को प्रकट करती थी जो वो किसी और के सामने बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। सुनिए ना, कभी सोने से पहले मेरे इस बदन को भी देख लिया कीजिए। इसे भी जरूरत होती है किसी सुख की। वाह, मतलब अपना काम धंधा छोड़ के तुम्हारे बदन की जरूरत पे ध्यान दो, हैं? कल सुबह नए सौदे के लिए जाना है। चुपचाप सो जाओ और हमें भी सोने दो, नींद आ रही है। जिस मोहिनी के बदन का रस चखने को हर गांव का मर्द सपना देखा करता था, वो अब खुद अधूरी प्यास के साथ बिस्तर पर लेटी रहती थी। हिसाब सब ठीक है ना सुनू? जी। देखो, जितने भी लेनदार और देनदार है ना, सबका हिसाब लिख कर शाम तक रखो तुम। ठीक है? तब तक मैं बैंक से होके आता हूँ। चलो। मालिक तो चले गए यार, पहले किताब पढ़ लेता हूँ एक बार। मोहिनी घर के आईने के सामने बैठकर खुद के बदन को निहार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे युवक की तलाश में हो जो उसके इस काम सुख से वंचित खूबसूरत बदन को वो चरम सुख दिला पाए जो उसका जमींदार पति बिल्कुल भी नहीं दे पाता था। लेकिन अब शायद मोहिनी के सब्र का बांध टूट चुका था। वो सीधा उठकर अब बही खाते वाले के कमरे की तरफ चल देती। क्या हुआ मोहिनी जी? मुझे तुमसे मदद चाहिए। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? मैं तो आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। एक बार कह के तो देखिए। मुझे शारीरिक सुख चाहिए। क्या तुम मुझे शारीरिक सुख दे सकते हो? मोहिनी के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनते ही सोनू की नस नस में काम क्रिया के संकेत तोड़ने लगते हैं। अब सोनू की काम वासना का स्तर
इस कदर बढ़ जाता है कि वो अपने सामने रखे बही खातों के कागजात को हवा में उछाल कर फेंक देता है, जैसे आज उसके सामने किसी कारोबार की जगह सिर्फ काम वासना का ही हिसाब किताब करने को। सोनू, 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 ये क्या हाल बना रखा है? वो कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा था बस। पंखे की हवा की वजह से सारे कागज इधर उधर बिखर गए हैं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बस ऐसे ही हो गया। ये अभी अभी तुमने क्या छुपाया पीछे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो दिखाओ, लाओ दिखाओ मुझे। उठा पटक, छी, तुम ये सब पढ़ते हो? जमींदार साहब का लेखा जोखा छोड़कर ये सब पढ़ के टाइम पास कर रहे हो? नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है। अच्छा, तुम्हारी नहीं है तो मेरी है। ये सब जमींदार साहब को और तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? नहीं नहीं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद इस किताब को नहीं पढ़ूंगा। अगर दोबारा तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया ना तो समझ लेना तुम फिर। ये जितने भी बिल पड़े हैं ना, सबको इकट्ठा करो, एक भी पेपर गुम नहीं होना चाहिए इसमें से, समझे? अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली थी और इस किताब के चक्कर में मैंने अपना पूरा करियर खराब कर लिया। चलो अभी समेटता हूँ। कमाल है, लोगों को बुक शेल्फ पे बुक रखते देखा है, पहली बार देख रहा हूँ। स्टोर रूम में किताब, उठा पटक, लगता है बहुत कुछ खास होगा इस किताब में, तभी इसे यहाँ स्टोर रूम में रखा गया है। देखे तो जरा इसमें है क्या? नेहा भाभी, जिसकी आंखों में देखते ही किसी भी मर्द की रगों में काम वासना का करंट अपने आप दौड़ने लगता है, लेकिन वो है कि खुद को ज्यादातर किसी ना किसी काम में व्यस्त रखना ही पसंद करती है। आज नेहा को हर हाल में एक प्रोजेक्ट खत्म करके वापस से क्लाइंट को मेल करना चाहिए। प्रोजेक्ट जमा करने की तारीख भी आज अंतिम ही थी और इसी चक्कर में नेहा कंप्यूटर के सामने काम में इतनी व्यस्त है कि उसे अपनी साड़ी का पल्लू तक कंधे पर वापस लेने का ध्यान नहीं रहता। लेकिन अचानक से कमरे में अंधेरा हो जाने की वजह से नेहा की सांसें बीच में ही अटक सी जाती हैं। अरे यार, अब इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? अब मैं अपना प्रोजेक्ट कैसे पूरा करूंगी? मुझे तो ये प्रोजेक्ट आज ही सबमिट करना है। नेहा भाभी घर की खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो उसे पड़ोसियों के घर की लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि उसके घर में अंधेरा बिजली विभाग वालों की तरफ से नहीं, ये लाइट को भी अभी जाना था क्या? देखो जरा इस एरिया में क्या हो रहा है। बल्कि उसके घर में ही किसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से हुआ है, जिसे अब सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रीशियन ही ठीक कर सकता था। तभी नेहा भाभी इलेक्ट्रीशियन राजू का नंबर डायल। अरे, इस मोहल्ले में तो सारे घरों में लाइट है, सिर्फ मेरे घर की लाइट गई है। इसका मतलब जरूर कुछ फॉल्ट हुआ होगा यहीं पे। मैं राजू को फोन करती हूँ। ये तो किसी मेरे जैसे इलेक्ट्रीशियन की कहानी लगती है।
हेलो। हेलो राजू, घर की लाइट चली गई है, तुम जल्दी आओ। जी भाभी, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आना। जी। ये किताब को साथ ही ले चलता हूँ, काफी मिलती जुलती सी कहानी है यार। अब मुझे मोमबत्ती ढूंढनी पड़ेगी, देखो कहाँ रखी है। भाभी, मैडम जी, एक काम करता हूँ, जब तक मैडम दरवाजा खोलेंगी मैं अपनी बुक पढ़ लेता हूँ। हॉल में खड़ी नेहा भाभी घर के काले अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी पैदा करने के लिए अब मोमबत्ती का सहारा लेती है। अभी तक ये इलेक्ट्रिशियन नहीं आया। राजू पूरी उत्सुकता के साथ जरा देखो तो मैं बाहर जाकर। कंधे पर अपना बैग लिए हुए नेहा के घर के बाहर खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तभी नेहा हाथ में मोमबत्ती लिए हुए अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी नेहा भाभी के खूबसूरत चेहरे पर पड़ती है। अरे राजू, तुम आ गए? जी भाभी जी। तो राजू चाहते हुए भी उसके चेहरे से नजर हटा नहीं पाता। अब तुम आ गए हो ना राजू, तो जल्दी से मेरे घर की लाइट ठीक कर दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी मैडम जी, आइए। आ जाओ। यहाँ। ये मेन तार में करंट क्यों नहीं आ रहा है? कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो राजू, मुझे बताओ। भाभी जी, सब चेक करने के बाद मुझे तो प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बड़ी दिखाई दे रही है। अब ये तो कल सुबह ही ठीक होगी। क्या? अरे नहीं नहीं राजू, प्लीज तुम अभी कुछ करो, अभी कैसे भी थोड़ी सी लाइट चालू कर दो, मुझे बहुत जरूरी काम पूरा करना है। मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे कल सबमिट करना है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। राजू प्लीज तुम कुछ करो। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ। अब आप इतना रिक्वेस्ट कर ही रही हैं, तो मैं ना घर के एक साइड की लाइट का बंदोबस्त कर देता हूँ, ताकि आपका काम भी हो जाएगा। अरे थैंक यू सो मच राजू, तुम कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच। इलेक्ट्रिशियन राजू के अल्फाज नेहा भाभी को इतनी सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं कि वो राजू जैसे साधारण से दिखने वाले इलेक्ट्रिशियन को भी गले लगाने से परहेज नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ नेहा भाभी के मखमली। अरे राजू क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो राजू, छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे सॉरी भाभी जी, वो क्या है ना, बिजली का काम करते करते पूरा दिन हाथ ऐसे रहते हैं तो अकड़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अभी लाइट चालू करो। ठीक, मैं कुछ करता हूँ। अरे राजू लाइट करो ना, क्या देख रहे हो मेरी तरफ बार बार, लाइट लगाओ। ओ थैंक गॉड राजू, तुमने तो अपने जुगाड़ से मेरी अटकी हुई सांसें वापस ले आई। भाभी जी, आपके लिए तो मैं अपना हर टैलेंट दिखाने को तैयार हूँ। अच्छा सुनो, अभी तुम यही इंतजार करना, मैं अपना काम पूरा करके आती हूँ, जाना मत, ठीक है? ठीक है। कहीं फिर से लाइट चली गई तो मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, तुम बैठो। जी। जब तक ये अपना काम करेंगी, मैं अपनी बुक पढ़ लेता हूँ। घर में बिजली वापस आने के बाद
नेहा भाभी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेहा भाभी के आलिंगन से राजू के तन बदन में इतनी बिजली पैदा हो चुकी थी जो सिर्फ और सिर्फ अब नेहा भाभी के साथ काम वासना में लिप्त होकर ही खर्च की जा सकती थी। राजू, अगर तुम्हें कुछ खाना पीना हो ना तो फ्रिज से ले लेना। जी भाभी। राजू के शरीर के अंदर अब जो भूख और प्यास थी वो अब किसी भी प्रकार के अन्न और जल से नहीं मिटने वाली थी। उसकी भूख और प्यास का इलाज सिर्फ एक ही चीज थी, नेहा भाभी। भाभी जी, लीजिए भाभी जी, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक। अरे राजू, ये तुम मेरे लिए क्यों लेके आए? मैंने तो तुमसे कहा था कुछ ले लेना। और वैसे भी मैं रात को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती। अब मैं आपके लिए इतने प्यार से लाया, पी लीजिए। राजू, सच में मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती रात में, और मुझे ये काम खत्म करना है। का ज्वालामुखी अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। बिस्तर पर बैठने के बाद भी राजू की आंखें नेहा भाभी के हर एक अंग को तराशने में लगी पड़ी थी और उसके हाथ टेस्ट पेन की तरह नेहा भाभी के बदन के करंट को चेक करने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन अब राजू के सब्र का बांध टूट चुका था। राजू, प्लीज मुझे काम करने दो ना। आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम करूंगा। नेहा भाभी अपने प्रोजेक्ट के काम को भूलकर अब इलेक्ट्रीशियन राजू के साथ। राजू, राजू, जी। अरे क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? नहीं भाभी जी, मैं तो ठीक हूँ। एनीवे, थैंक यू सो मच राजू। तुम्हारी वजह से ना मेरा अपना प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा तुम बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। तुमने सच में बहुत बड़ा काम किया है राजू। भाभी जी, मैं आपके लिए हर बड़ा काम करने को तैयार हूँ, आप सिर्फ आजमा कर देखिए। आहा। अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे यहाँ तो बत्ती गुल हो गई थी। वो तो भला हो इस राजू इलेक्ट्रिशियन का, जिसने तुरंत आकर टेम्पोररी लाइट चालू कर दी और मेरा प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया। लेकिन टेम्परेरी क्यों? वो सर क्या है ना, तारे घर की पुरानी हो चुकी हैं, हाँ। तो अंदर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। अब उन्हें कल दिन में मैं नई तारों से चेक करूंगा, फिर रिपेयर करूंगा। ठीक है। अच्छा भाभी जी, मैं भी चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे राजू, तुम बैठो, कॉफी पीकर जाना। हाँ। अरे नहीं नहीं, आज आप मेरे हिस्से की कॉफी सर को पिला दीजिए, मैं मेरे हिस्से की कॉफी कल पी लूंगा। अच्छा ठीक है। जी ओके। ओके। अब चले अंदर? जी चले। चलो। अरे मोहित, तुम आज डॉक्टर के पास गए थे क्या? हाँ, डॉक्टर के पास तो गया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे ऑर्गन की नर्व्स ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। पति के अंदर अचानक से आई नामर्दानगी के कारण नेहा काफी समय से उसके साथ संभोग भी नहीं कर पा रही थी। भाभी जी, भाभी जी, क्या बात है भाभी जी, आप इस साड़ी में ना लाजवाब लग रही हो।
अरे राजू, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो किसी भी ड्रेस में खूबसूरत लगती हूँ। अच्छा जाके तुम अपना काम शुरू करो, चलो। जी चलो आ जाओ। अच्छा ये मेन लाइन बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक से देख लो राजू, चेक कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना रह जाए बाद में। अरे भाभी जी आप चिंता मत करो। लो भाभी जी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉल्ट मैंने ठीक कर दिए। थैंक यू राजू, तुम चल के हॉल में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है। नेहा भाभी की इलेक्ट्रिसिटी का काम तो पूरा हो चुका था, मगर राजू का एक काम अब भी अधूरा था। राजू नेहा भाभी के पास जाकर कह देना चाहता था कि वो उनकी जिंदगी के उस हिस्से के अंधेरे को भी दूर कर सकता है जिस अंधेरे में वो अपने पति के साथ रातें गुजार रही थी। अब अपना दूसरा अधूरा काम पूरा करने के लिए राजू चुपचाप किचन के दरवाजे पर दस्तक देता है और पीछे खड़ा होकर नेहा भाभी के बदन को फिर से निहारने लगता है और फिर अपने धीमे कदमों से पास जाकर पीछे से नेहा भाभी के बदन को अपने हाथों से सहलाने लगता है और वहीं इलेक्ट्रीशियन राजू के हाथ अपने बदन पर महसूस करते ही नेहा भाभी। राजू, क्या पढ़ रहे थे तुम? उठा पटक। छी राजू, भाभी बस वो। तुम अगर ऐसी किताबें पढ़ोगे ना तो तुम्हारा अच्छा खासा चलता हुआ दिमाग घास चरने जाएगा। अभी तुम जाओ यहाँ से, और जो तुम्हारे पैसे बनते हैं मैं उनसे भिजवा दूंगी। निकलो यहाँ से। इस किताब के चक्कर में ना आज भाभी जी के सामने अच्छी खासी इज्जत का फालूदा हो जाता। हाँ यार इसको। दे दीजिए, मैं जल्दी में हूँ। हाँ एक मिनट। आपका शर्ट है ना? हाँ ये लीजिए। ये लीजिए पैसे। अरे भाई साहब, उठा पटक। लड़कियों को कुछ शौक हो ना हो, नए नए कपड़ों का बड़ा शौक होता है। इन्हीं में से एक शौकीन थी बुलबुल। बुलबुल की नजर हमेशा नए लेटेस्ट फैशन पर होती और वो उन्हीं के मुताबिक कपड़े सिलवा कर पहनती। वो हमेशा अपने कपड़े टाइट सिलवाती
और इसी वजह से उसका जिस्म कपड़े से बाहर निकलता दिखता रहता। बुलबुल को इस शौक की वजह से घर पर डांट भी पड़ती थी, लेकिन बुलबुल को फर्क नहीं पड़ता था। उसको फर्क पड़ता था तो सिर्फ बदलते फैशन से। बुलबुल की उम्र 24 की होगी, लेकिन 24वें साल में ही बुलबुल का यौवन सबको दिखने लगा था। और जिस तरह के कपड़े बुलबुल पहनती, उससे उसका यौवन और भी निखर कर सामने आ रहा था। का टुकुर टुकुर देख रहे हो? अब कुछ नहीं, वो देख रहे थे कि पिछली बार जो सिलाई किए थे उसका फिटिंग तो परफेक्ट है ना। हाँ, सही लग रहा है। अरे तो तुम परफेक्ट सिलाई। बुलबुल के सीने का नाप ले रहा था। विनोद बुलबुल के जिस्म को नापते हुए उसके उभारों पर आकर ऐसे रुक गया जैसे किसी रेड सिग्नल पर गाड़ी रुकती है। विनोद अब बुलबुल के उभारों का नाप अपने फीते से नहीं, अपने हाथ से लेना चाहता था। और अरे थोड़ा और टाइट करो ना, क्या कर रहे हो? अब इससे ज्यादा टाइट करेंगे तो बदन बाहर निकल जाएगा। छोड़ो, तुमको जैसे करना है वैसे करो। आंखों से माप लेके करो या हाथों से माप लेके करो, हमको नहीं पता। हमारा कपड़ा डिजाइन और सिलाई दोनों में एकदम परफेक्ट होना चाहिए। रुको, हम तुमको दिखाते हैं। देखो, ये फोटो में देख रहे हो ना, जैसे इसका गला बनाया है और जैसे इसका बैग बनाया है ना, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए हमको। और बैकलेस, जैसा ये बैक पे डिजाइन है वैसा ही चाहिए मुझे, एकदम परफेक्ट। हम कला के लेके जाएंगे, ठीक है? ठीक। दुपट्टा चलो, मैं जा रही हूँ, बाय। आने दो उसको, अच्छे से खबर लेती हूँ। आ गई महारानी। ये कोई टाइम है आने का? और ये क्या सब दिखता है? क्या कपड़े पहनी है तू? और कितने बार तुझे मना किया मैंने कि ऐसे कपड़े मत पहना कर। लेकिन खराबी ही क्या है इन कपड़ों में भाभी? खराबी तो देर रात आने से भी नहीं है और ऐसे कपड़े पहनने से भी नहीं है ना? और नहीं तो क्या भाभी, मुझे तो कोई खराबी नहीं दिखती इन कपड़ों में। अच्छा, जब तुम्हारे भैया आएंगे ना अगले महीने, तब उनके सामने ऐसे कपड़े पहनना और उनको पूछना कि इसमें क्या खराबी और क्या नहीं। भाभी, आप बेकार में ही बात का बतंगड़ बना रही हैं। मैं बातों का बतंगड़ बना रही हूँ? नाम बुलबुल है तो क्या हुआ, बुलबुल की तरह फुदकती ही रहोगी? आने दो तुम्हारे भैया को। इस बार मैं साफ साफ बता दूंगी कि इस महारानी को मैं अब नहीं झेल सकती। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। बुलबुल, कैसे समझाओ इस लड़के को? छोड़ो हमें। अरे देख के नहीं चल सकते? अरे हम तो देख के ही चल रहे हैं। और तुम्हें यहाँ आने किसने बोला था? वो आपका सूट सिल गया था ना, बस उसी को लेके आए हैं। बहुत जचेगा आप पे। है? अरे वाह, अच्छा हुआ तुम अभी आए हो। भाभी बाहर गई हैं। अगर उन्हें पता चल जाता कि हमने ये नया डिजाइन का सूट फिर से सिलवाया है, फिर से प्रवचन चालू कर देती वो। सही बात है। आप जरा अंदर जाके ट्राई करके देखिए ना। ठीक है, तुम यही रुको। हाँ। हम आते हैं पहन के।
बुलबुल के हाथ में नए डिजाइन के कपड़े आते ही वो ऐसे खुशी से उछल जाती जैसे एक बच्चा चॉकलेट पाकर। लेकिन बुलबुल की खुशी उसकी भाभी मेघा को नहीं भाती थी और इसका कारण मेघा का अकेलापन था। तुम यहाँ? वो हम कपड़े देने आए थे। अच्छा, तुम वही हो ना जो बुलबुल को उल्टे सीधे कपड़े सिल के देते हो? अरे नहीं नहीं, उल्टे सीधे नहीं, वो आज के नॉर्मल फैशन के कपड़े हैं। अब माँ कसम आपसे एक बात बताएं, हैं? अगर आप भी हमारे सिले हुए एक दो कपड़े पहन लेंगी ना भाभी, तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप में और बुलबुल जी में कौन बड़ा है। समझे? कहना क्या चाहते हो? मैं ये अच्छे कपड़े नहीं पहनती हूँ? नहीं 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 नहीं, हम ये बोल रहे हैं आप पुराने फैशन के कपड़े पहनती हैं। आप जरा अपने आप को तो देखिए, आप इतनी सुंदर हैं। और अगर आप आज के दौर के कपड़े पहनेंगी ना भाभी, तो कसम से कहर ढा देंगी, जैसे बिल्कुल अपनी उम्र की आधी दिखेंगी। ठीक है, मेरे पास लेटेस्ट फैशन के कपड़े हैं। आओ तुम्हें दिखाती हूँ। अच्छा ठीक है, आओ जल्दी अंदर। ये देखो मेरे नए डिजाइन के कपड़े। ये देखो, ये है लेटेस्ट कपड़े हमारे। नहीं भाभी, आप ये सब पुराने फैशन के कपड़े, आप समझ नहीं रही हैं। आइए इधर। यहाँ क्यों लाए हो? दिखाना क्या चाहते हो? आप अपने आप को तो देखिए आईने में। इस उम्र में ऐसा बदन हर किसी को नहीं मिलता है, और अगर आपको ऐसा बदन मिला है तो उसका ध्यान रखना आपका ही काम है मेघा भाभी, समझी? मेघा के जिस्म को विनोद ऐसे देख रहा था जैसे एक बगुला अपने शिकार को। विनोद का मन मेघा के जिस्म का नाप लेने के लिए आतुर हो रहा था। तो और कैसे ध्यान रखूं? विनोद मेघा की दुखती रग को पढ़ चुका था। मेघा अपने जिस उम्र में थी, उस उम्र में एक पुरुष का स्पर्श अंदर की आग को भड़काने को काफी था। और पुराने फैशन के कपड़े उतार के विनोद। हाँ? अच्छा, मेरी बात पे ध्यान जरूर दीजिएगा, समझे आप? मैं चलता हूँ। जी बुलबुल जी। विनोद, यहाँ कहाँ से आ रहे हो तुम? वो मेघा भाभी। मेघा भाभी? मेघा भाभी आ गई क्या? हाँ 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 आ गई। ओफो। और तुमने ये देखो, इतना लूज किया है, टाइट बोला था सिलने के लिए। अब जाओ यहाँ से तुम, मैं दुकान पर आकर बताती हूँ, वरना मेघा भाभी को पता चलेगा ना तो उनके सवाल शुरू हो जाएंगे। अभी जाओ यहाँ से, मैं दुकान पर आती हूँ। हम सब सही कर देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। बोला था ना थोड़ा टाइट सिलना, लेकिन एक भी बात नहीं मानी मेरी और ढीला सिल दिया। वो तो कल मिलेगा। अब भी इसी वक्त चाहिए। वो अभी बहुत काम है, अभी टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। घर आकर तो मेरा घर से बाहर निकलना ही बंद करवा दोगे तुम। ठीक है, पहले इसको ही पहले कर देते हैं। लीजिए, हो गया टाइट।
अब बताओ चेंजिंग रूम कहाँ है? अच्छा, वो वहाँ जाके चेंज कर लीजिए। हम यहीं चेंज करके देखते हैं। अब की ना तुमने एकदम फिटिंग, और डिजाइन भी बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा हमने कहा था। मन खुश कर दिया। बहुत सुंदर लग रही हैं। फिटिंग भी एकदम लाजवाब है, बहुत बढ़िया है ना? हाँ। चलो तुम खड़े हो जाओ। हम क्या किए हैं? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे क्या कमाल का सूट सिलते हो तुम। बुलबुल ने जैसे ही विनोद को गले लगाया, मानो विनोद के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उस टाइट सूट में बुलबुल का बाहर आते हुए जिस्म ने जैसे विनोद के सीने को टच किया, विनोद के नस नस में हरकत होने लगी। विनोद भी अपना हाथ टाइट करके बुलबुल को अपनी बाहों में जोर से जकड़ लेता है। मेरे इस बदन को सिर्फ देखने भर से तुम्हारा काम हो जाता है? तुम्हें इसको महसूस करने का मन नहीं करता? आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारी आंखों में सब पढ़ सकते हैं। हमको छूकर महसूस करने का मन नहीं करता? कोई बात नहीं। ये सब मैं क्या कर रहा हूँ? इतनी खूबसूरत बीवी गांव में होने के बावजूद मैं ये सब क्या सोचने लगा? इससे तो मेरा धंधा भी खराब हो जाएगा और बीवी के साथ रिश्ता भी। सब प्रॉब्लम की जड़ ये किताब है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देखो अब की ना एकदम अच्छी फिटिंग। नहीं, बस अच्छा। और कुछ काम होगा तो बताइएगा। ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ सुनीता, और बच्चे कैसे हैं? हाँ नहीं, हम तो दिन भर हम तो काम में लगे रहते हैं। वाह मैडम जी, क्या डांस किया आपने। अरे मैं तो हक्का बक्का रह गया आपको देख के। सच बताऊं, मैं तो अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझता हूं ना कि आप हमारी डांस टीचर हैं। आप ना मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और अपने डांस पर ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी अभी करके दिखाया। पूछे जो ये वाला, अरे ये सीखने के लिए तो हमें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। हाँ वो क्या है ना, मुझे ना दूसरा डांस क्लास पे जाना है। मैं जरा जल्दी में हूँ, मुंह धोकर आती हूँ। जी। ऊठा पटक, यही वो किताब है जिसको पढ़ने के बाद
तानिया हमारी जिंदगी में उठा पटक ले आएगी। আমি আসছি। मैंने जो स्टेप सिखाया ना उसको याद रखना। कल हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। जी ओके ठीक है। बाय। एक बार मिल जाए ना मजा ही आ जाए। बस एक बार ये इस किताब को पढ़ ले, फिर नैना को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। नैना मैम आइए ना। प्रैक्टिस शुरू करें। एक दिक्कत है, मम्मी क्या है ना अभी बैंक गई है और पासबुक तो यहीं छोड़ गई, तो मैं 5 मिनट में पासबुक देके आता हूँ, चलेगा ना? ठीक है ओके बाय बाय। उठा पटक? ये किसने रखा मेरे पर्स में? डांस एक कला है और उस कला की एक खूबसूरत कलाकार थी नैना। कम उम्र में ही नैना डांस में बहुत ज्यादा माहिर हो गई थी। नैना के जब कदम थिरकते थे सामने वाला बस देखता रह जाता था। नैना को देखने की एक और वजह थी, उसका नया नया यौवन और उसके जिस्म में आता उभार। डांस करते हुए उसके बदन की एक एक लचक देखने वाले की आंखों में लालच पैदा कर देती थी। वैसे तो उसके कई स्टूडेंट थे, लेकिन जो स्टूडेंट उसे सबसे ज्यादा पसंद था वो था चिंटू। फर्स्ट स्टेप शुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 करो। 1 2 3 4 5। कैसे कर रहे हो? नहीं हो रहा यार। तुम सिर्फ मेरे ऊपर कंसंट्रेट करो, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो। एक सुंदर और सुडौल शरीर का मालिक था चिंटू। नैना को चिंटू से खास नहीं था। नैना माँ, हाँ? जो टीचर 5 मिनट लेट होने पर इतना गुस्सा करती है वो आज खुद इंतजार कर रही है। क्योंकि तुम मेरे स्पेशल स्टूडेंट हो। अच्छा? चलो। जी। आज तो मजा आ गया है ना? तुम अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे कुछ महीनों में बहुत ट्रेंड हो जाओगे। पता है अगले महीने मेरे कॉलेज का एनुअल डे है, सबको सरप्राइज कर दूंगा।
मजा आ जाएगा। चलो आज मैं चलती हूँ। ओके ठीक है। बाय। टाइम तो हो गया यार इसके आने का, अभी तक आई क्यों नहीं? अगर नैना ने एक भी पन्ना किताब का पढ़ लिया हुआ तो उसको मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आए तो सही। आएगी तभी तो पता चलेगा पढ़ा के नहीं पढ़ा। लगता है आ गई। अरे अरे मैं आपका इंतजार कर रहा था। चलो फिर। आइए। यार इसने किताब पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, कैसे पता करूं मैं? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। डांस प्रैक्टिस हाँ, करें? हाँ, आइए। चलो। कल मैंने जो सिखाया वो याद है ना? जी। ये हाथ को ऐसे पकड़ते हैं। हेलो, कहाँ देख रहे हो? आंखों में देखो और फिर मैं ऐसे घूम के आऊंगी और तुमको हाथ यहाँ रखना है। अच्छे से पकड़ो। वो हाथ भी। क्या कर रहे हो? अच्छे से पकड़ो ना। जी। और मैं नैना के डांस का एक और दीवाना था, या यूं कहना सही होगा कि नैना के जिस्म का दीवाना था। विशाल डांस सीखने के बहाने नैना के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहे हो? अच्छे से करो। एनर्जी कहाँ है तुम्हारी? वो क्या है ना मैडम जी, सुबह देर से उठा था। वो मुझे ना सुबह चाय पीने की आदत है, तो चाय नहीं पी पाया था, इसलिए एनर्जी नहीं है। तो पी लो ना। क्या? चाय? हाँ हाँ, अब मैं बना के आता हूँ। आप पियेंगी चाय? बना लीजिए तो मैं पी लूंगी। ठीक है। दिन हो या रात, किचन हो या बेडरूम, विशाल नैना के बारे में ही सोचता रहता था। सपने में ही सही, लेकिन विशाल को जब भी मौका मिलता था नैना के जिस्म का अनुभव करने से पीछे नहीं हटता था। मेरी दी हुई किताब पढ़ तो रही है, देखते हैं क्या होता है। चाय बनी क्या? हाँ हाँ, ला रहा हूँ, बन गई।
बड़ी देर कर दी चाय बनाने में। क्या है ना, ये जो चाय है ना, इसको जितना ज्यादा उबालेंगे ना उतना ही टेस्ट बनता है इसका। ठीक एक औरत की चाहत की तरह। ये क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हो? आपको मैंने जिस दिन से देखा है ना, उसी दिन से आपको सिर्फ पाना चाहता हूँ। और मुझे पता है आप भी मुझे पाना चाहती हैं, लेकिन आप अपनी चाहत को दबा के रखती हैं, शर्मा रही हैं, पहल नहीं कर रही हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो? देखो, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि जो भी अपने दिल में हो ना, वो बोल देना चाहिए, जैसे मैंने बोला। अब जो तुम्हारे दिल में है, तुम भी सारी शर्म और लाज छोड़कर बोल दो ना। क्या कर रहे हो ये? मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मेरी फीलिंग्स आपके लिए वैसी नहीं है। ये सब करने से पहले आपको मेरी फीलिंग्स जान लेनी चाहिए थी। मैं जा रही हूँ और आज के बाद मैं डांस क्लास लेने नहीं आऊंगी। अरे रुको ना, हमसे गलती हो गया, प्लीज बैठो ना। अरे हम समझाते हैं, अरे हम तुमको सब समझाते हैं। मुझे बैठो ना प्लीज। छोड़ो। साला, एक ही लड़की हाथ में आई थी, वो भी गई। क्या रे तेरी किस्मत। नैना मैम, क्या बात है, आज बड़ी परेशान नजर आ रही है। जब कोई लड़की एक लड़के के करीब जाती है, क्या उसके करीब जाने का रीजन एक ही होता है? मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं, बल्कि कोई नहीं समझता। एक लड़की की फीलिंग्स, एक लड़की क्या चाहती है, कोई मर्द नहीं समझता। आप पानी लीजिए। आप सही कह रही हैं, हर किसी को हर कोई की फीलिंग समझ आनी चाहिए। काश हर कोई तुम जैसा समझदार होता। एनीवे, छोड़ो मेरी बात, लेट्स प्रैक्टिस। One, two. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouch! क्या हुआ? आज का क्लास स्किप करते हैं, मैं कल आके प्रैक्टिस करवा दूंगी। नैना मैम, लेकिन हुआ क्या? नैना हर किसी के फीलिंग को समझती थी और उसे आज की दुनिया का पता था कि एक मर्द को एक औरत से क्या चाहिए होता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को किसी और पर थोपना नैना को अच्छा नहीं लगता। और उसकी फीलिंग्स तो बस चिंटू को लेकर थी।
तुम यहाँ कैसे? जब मेरी डांस टीचर परेशान हो और मैं उन्हें देखने ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आप ठीक हो। वो बस एक स्टूडेंट ने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था। आपने उसे समझा तो दिया है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? जो हो गया सो हो गया, अब उसको क्यों सोचना? अरे बातों बातों में तो भूल ही गया, आपके लिए कुछ लाया था मैं। क्या? वाओ, आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर, ये तो मेरी फेवरेट है। लेकिन इतना बड़ा डब्बा, इसका मैं क्या करूं? मुझे पता था कि चॉकलेट फ्लेवर आपकी फेवरेट है, इसलिए इतना बड़ा डब्बा लाया हूँ। और जब भी आपका मन करे, जब भी उदास हो, निकाल कर खा लेना। अगर खत्म हो जाए तो मुझे बोल देना, मैं फिर ले आऊंगा। हाउ स्वीट। वेरी यम्मी। तुम भी लो। एक काम करते हैं, आज सुबह की जो क्लास बाकी रह गई थी वो अभी कर लेते हैं। चलो। मैं परेशान हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर सकूं। मैं एक डांस टीचर हूँ और मुझ जैसे डांस टीचर को ये शोभा नहीं देता। मुझे अपनी सीमा में रहना चाहिए। मैं भी ना कैसी कैसी बुक पढ़ रही हूँ,